कि कांग्रेस को गठबंधन कर दिया गया, कांग्रेस पहले से ही हार रही है, तो क्या निश्चित हो जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी उसको गठबंधन करती है तो कैसे जीतेगी? अब आपके भी चुनाव प्रचार को अगर देखें तो धनाधन प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 50 लाख की गाड़ी काफी है, तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? खिसक रहे हैं तो आने वाले तो समय आप ये तो मानते हैं कि गठबंधन की वजह से आपका कैंडिडेट दिल्ली पहुंच पाए। ये देखो एक अगर कांग्रेस लड़की तो आप नहीं जीत पाते, इसका फायदा नहीं जीत। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से 10 सियासी टेबल में। राजस्थान का चुनाव पिछले कई दशक से इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार यहाँ की जनता बीजेपी को मौका देती है तो दूसरी बार कांग्रेस को मौका देती है। पिछले 30 सालों में राजस्थान में यही परंपरा चल रही है और पिछले कई समय में तीसरे फ्रंट ने यहाँ पर खड़ा होकर के दोनों ही पार्टियों के बीच में जगह बनाने की कोशिश की, जिसमें जमींदार पार्टी की, आरएलडी की, तो कई बार बीएसपी के विधायक जीत करके विधानसभा के सदन में पहुंचे। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के दक्षिणी हिस्से मेवाड़ और वागड़ के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में आदिवासियों की आवाज बनते हुए उभरी एक और तीसरी पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 विधायकों को जीत करके विधानसभा सदन में पहुंचा पाई। 2018 से 2023 तक आते आते बीटीपी पार्टी जो है वो बीएपी में कन्वर्ट हो गई और बीएपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 विधायक जीत करके विधानसभा के सदन में पहुंच गए। अब राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने एक सांसद प्रत्याशी डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रोत को जिताकर दिल्ली के लोकसभा सदन तक भी पहुंचा दिया। लोकसभा के चुनाव में मिली जीत के बाद अति उत्साह में भारतीय आदिवासी पार्टी अब राजस्थान में अपनी जमीनी तैयार करने में लगातार जुटी हुई है। राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटों के खाली होने के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव राजस्थान में प्रायोजित है। 5 के साथ 2 विधानसभा सीटें जहां विधायक जीत करके लोकसभा पहुंचे और इसके साथ ही उदयपुर जिले की सलूबर विधानसभा सीट जहां पर मौजूदा विधायक अमृतलाल मीणा के देहांत के बाद वो सीट भी खाली हो चुकी है। ऐसे में अब यहाँ की राजनीति गर्म है। आज हमारा कारवा पहुंचा है उदयपुर की सलूबर विधानसभा सीट में। दोनों ही परंपरागत पार्टियों के बीच में अपनी जगह तलाश रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएपी पार्टी की तरफ से विधायक के प्रत्याशी रहे जितेश जी कटारा हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे उनसे कि 2024 के उपचुनाव में उनकी क्या तैयारी है। कटारा साहब, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों, जनता को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार। तो जी, आप 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े और 52,000 के आसपास वोट लेकर के आए। 52,000 के आसपास वोट विधानसभा चुनाव में लेकर के आना एक बड़ी उपलब्धि मालूम है। तो जीतू कटारा अपने आप को अगर इंट्रो करना चाहे, एक लाइन में क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि जीतू कटारा कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड? सबसे पहले मेरा का परिचय, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरा नाम जितेश कुमार कटारा है, पाल नखारा पालगी धरती है और मैं अपने इलाके के अंदर क्षेत्र के विशेष में क्षेत्र में जहाँ पर भी जनता को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो वहां जाकर के उनके बीच में मैंने समाधान करने की कोशिश करी, जनता से जुड़ने का काम किया। इस तरीके से हमारी जो जीवन है वो शुरू हुआ था एक सामाजिक मूवमेंट के द्वारा। की शुरुआत जैसे आपने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी हुई, तो मतलब आपको ये कब लगा कि मुझे बीजेपी मतलब की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ना है? कैसे तय हो गया कि आप लड़ेंगे चुनाव? इसकी क्या प्रक्रिया रहती है आपकी पार्टी? सबसे पहले जिस तरीके से हमारा आदिवासी परिवार का जो एक विचारधारा चल रही थी कि समाज क्षेत्र के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो जनता रह रही है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, तो उसके बाद में धीरे धीरे उसके संपर्क में आया और उसके बाद में एक धरातल से एक जमीन से बात आने लगी कि अगर यही आवाज हमारे यहाँ पे सुनने के लिए कोई नहीं है तो हमें वहां जाना चाहिए, सदन में जाना चाहिए, उसके माध्यम से हमारी जो आवाज है वो उठाई जा सकती है। इस तरीके से जमीनी स्तर तैयार हुआ। उसके बाद में हमारे भारत आदिवासी पार्टी का जो मैंडेट है, जो टिकट है, वो लड़ना यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से तय होता है। तय होने के बाद में जिसकी जनता में पकड़ है, धरातल पर पकड़ है, उस व्यक्ति को आगे किया जाता है। इस तरीके से शुरुआत हुई। तो कटारा जी, सलूबर विधानसभा में क्या ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस रहते हुए नहीं कर पाए और आप अगर आ जाओगे तो वो चमत्कार हो जाएगा आपका?
सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि विकास हुआ कहाँ है। आज तक हम अगर पीछे जो इस क्षेत्र की अंतिम पंक्ति में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको ग्रामीण इलाकों के अंदर अगर कहा जाए, तो उनका किस तरीके से विकास हुआ। आज वहाँ सही मात्रा में सही माध्यम से रोड तक नहीं है। आज वो लोग वहां से अगर हॉस्पिटलाइज की कोई सुविधा अगर उनको लेनी होती है तो कई बीमार व्यक्ति को उनको कंधे में तोप करके झोली में डाल करके उनको लाना पड़ता है। आज ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिसके अंदर पानी तक नहीं है। लोग, महिला लोग और जिनको भी अपनी सारी चीजों का सुविधाओं का परिपूर्ण करना होता है, पानी जैसे वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर लेने जाते हैं। तो आज इस तरीके से कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई, उन्होंने किसी भी प्रकार का अंतिम तक जो लोग रहते हैं, अंतिम चरण में जो लोग रहते हैं, उनका किसी भी प्रकार से और आम व्यक्ति के किसी प्रकार के उन्होंने कभी भी विकास करने का और उनके लिए सोचने के काम किया। जैसे बीजेपी अभी 3 साल से 3 बार विधायक बना चुकी थी। मेरा ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ एसी रूम, बंद कमरे के अंदर बैठ करके प्रोजेक्टर, बंद कमरे में बैठ करके योजना बनाई। वो योजना धरातल पे किसी भी प्रकार से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को ही, ठेकेदारों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही बेनिफिट देने का काम किया। आज तक जनता का जो सदन में जो योजना पास होती है, वो योजनाएं आज तक जनता तक अपने पास नहीं पहुंच पाई। यहाँ आपके फिल्म विधानसभा के एक बड़े दिग्गज नेता है रघुवीर सिंह जी। वो कहते हैं कि बहुत काम किया उन्होंने। जैसे उन्होंने एक डैम का उदाहरण दिया, डैम उन्होंने बनवा लिया, जिला मुख्यालय बनवा लिया, उसके बाद जिला परिवहन विभाग, कन्या विद्यालय, सलोमर नगर परिषद, इतना सारा डेवलपमेंट उन्होंने काम किया। उनकी सरकार रही तो उन्होंने जिला भी बना दिया, सलोमर की पुरानी मांग थी। तो मतलब इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में रघुवीर जी की उपलब्धि है ये? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब उनका कार्यकाल था उस समय अगर उन्होंने उस सीट पे रहते हुए, उस पद पे रहते हुए अगर कोई काम कर दिया गया तो वो आपको जनता ने मौका दे दिया था एक बार में। उसके बाद में अगर उसी की गिनती करे जा रहे हो तो आपने उस साल में क्या करने वाले, वो आगे की प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है इनके पास में। आप देख सकते हैं कि जिला बना दिया, हम मानते हैं जिला बना दिया, क्या जिले बनाने से एक आम जनता का विकास हो गया? आज वही लोग, आज जो अंतिम तबके के जो लोग हैं, आज भी वो दर दर भटक रहे हैं। किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी का उचित मूल्य के अंदर जो राशन मिल रहा है वो चीजें नहीं मिल रही है। कोई युवा है, आज उनको पढ़ाई करने के बावजूद भी आज नौकरियां नहीं मिलती है। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके से अगर एक जिला, एक अपना डैम बना देने से इस तरीके से अगर विकास हो जाता तो आज हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो जिला मुख्यालय बना तो उसको फायदा तो होगा ना सलोमर की जनता। सलोमर जिला अगर बना है, बेनिफिट हो सकता है, पर जिस तरीके से होना चाहिए था सिर्फ घोषणा लेकर के रह गई है। उसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे आरटीओ आपका ये बन गया तो उसके अंदर क्या हुआ? यहाँ के बहुत सारे लोग आज इस क्षेत्र के अंदर इस तरह भटक रहे हैं कि जिला बन गया, उस जिले स्तर की सुविधा भी होनी चाहिए। आज मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूंगा, जयपुर जैसा जिला, उदयपुर जैसा जिला है, वहां की जो सुविधा है और यहाँ सलोमर जिला जो सुविधा है उसमें रात दिन का अंतर है। आज तक नहीं हुआ सही तरीके से। आज उनका जो जिला कलेक्टर ऑफिस है उसका भी कोई वो नहीं हुआ। पोस्टल के अंदर वो चीजें की जा रही है, आज उनका ऑफिस चल रहा है, एसपी ऑफिस चल रहा है। तो इस तरीके से चीजें होने से सिर्फ विकास नहीं होता है। बहुत सारी जनता आज भी उस चीज को देख रही है कि जिला बन के आखिर हमारे लिए क्या हुआ। अच्छा, बीजेपी रघुवीर सिंह जी जैसे दिग्गज नेता, कांग्रेस के सांसद रहे, विधायक रहे, मेंबर रहे, उतने बड़े कांग्रेस के या नेता होने और सलोमर में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव भी है, फिर भी बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती। आप क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद को सबसे ज्यादा ये चीजें देखी गई है। वाकई में जनता के अंदर अगर जनता ने एक बार मौका दे दिया, एक विधायक बना लिया, तो उनके कार्यकाल के अंदर उनको जितना काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाए। उन्होंने क्या समझ लिया कि कांग्रेस हमारी है और हम जनता के बीच में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे और वोट लेकर के हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र को विशेष कोई फायदा नहीं लिया और उसकी वजह से आज उनको 2-3 बार आना पड़ा। आप चुनाव लड़े थे 2023 का, अब फिर से चुनाव है सबको, क्या चुनावी तैयारी है? सबसे किस मुद्दे पे चुनाव लड़े? सबसे पहले हमने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, चुनाव इस तरीके से हुआ था कि लोग, कांग्रेस कह रही थी कि ये लोग इतने में सिमट जाएंगे, बीजेपी कह रही थी इतने में सिमट जाएंगे, पर हमने कहीं न कहीं उससे पहले जब ये कार्यकाल इनका बीजेपी के विधायक थे
तब हमने खगाल खगाल करके ये देखा था कि बीजेपी की नेगेटिव पार्टी क्या है, कांग्रेस की आज क्या किया जनता के साथ में, तो उस आधार से हमने काम करना शुरू किया। तब जाकर के हमने ग्राउंड लेवल पर डाला और आज हर एक पालकी इलाके के अंदर, बाजार के अंदर, हर एक ग्रामीण इलाके के अंदर, बाजार का जो इलाका है वहां से हमें जनता का सहयोग मिला। मिलने के बाद में आज 52,000 की वोट लिए 2023 के अंदर। और उसके बाद में आज जो उपचुनाव हो रहा है उसके अंदर हमारे विशेष मुद्दे ये रहेंगे कि इस क्षेत्र विशेष के ऐसे प्रावधान होंगे जहां पर यूथ आज पढ़ाई कर रहा है, आज वो सिर्फ नौकरी लेने के लिए, पर आज उसको उसकी मात्रा में नौकरी ली गई। आज एक किसान है, सबसे ज्यादा ये किसानों का इलाका है, जिसके अंदर आज ये लोग अपनी किसान खेती बाड़ी छोड़ करके पलायन करके बाद शहरों में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उपलब्ध मात्रा में इनको पानी नहीं मिलता है, उपलब्ध मात्रा में इनको बीज और खाद्य सामग्री जैसी होती है वो चीजें नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो युवाओं का रोजगार के प्रति बात हो, और जो युवा आज बाहर पलायन कर चुके हैं उनको वापस ला करके किस तरीके का रोजगार दिया जा सके, इस तरीके से बहुत सारे। तो कटार साहब, मुद्दों की बात आपने करी, इतने सारे मुद्दे आपने गिना दिए कि ये सब काम बाकी है। आप ऐसे कोई 5 प्लान मुझे बताओ कि अगर आप विधायक बन जाओ सलूंगर के, तो 5 काम आप बता दो कि ये काम आप प्रायोरिटी से करो। सबसे पहले उपचुनाव के माध्यम से अगर जनता हमें मौका देती है जो विधायक बनने का, तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट मैंने जिस विद्यालय से पढ़ाई करी है उस विद्यालय की जो स्थिति है, ऐसे कई सारे विद्यालय हैं पूरी विधानसभा के अंदर जो आज जर्जर की अवस्था में है। वहां कब बच्चों के ऊपर दीवार गिर जाए और कब उनकी अनहोनी हो जाए, ऐसी घटना हो जाए। तो सबसे पहले मेरे विधायक बनने के बाद में ये कोशिश रहेगी कि जितने भी पुराने विद्यालय हैं और उन विद्यालय को जर्जर अवस्था में है तो उनको पूरी तरीके से उसको खत्म करके और नए विद्यालय को वहां स्थापित करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से महाविद्यालय नहीं है, हमारा एक यहाँ पर कॉलेज है जो सड़क कॉलेज है, और एक मेवल क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है और सबसे ज्यादा शिक्षा और रोजगार की जो कमी है, वहां बच्चा 10वीं और 12वीं ज्यादा पढ़ लेता है, उसके बाद में पढ़ाई नहीं कर पाता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेवल क्षेत्र के अंदर कॉलेज जैसी कोई चीज होना, वहां से 50 किलोमीटर दूरी उनको उदयपुर जाना पड़ता है। वहां जाने के लिए आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से वो परिवार उसको पढ़ा नहीं पाता। तो सबसे पहला मेरा मोटिव रहेगा स्कूल के अंदर। आज स्कूल जाने के लिए जो बच्चा जाता है वहां पर रास्ते की वो सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की, और कॉलेज। और दूसरी जो चीज है, ग्रामीण इलाकों के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, आज बहुत जगह ऐसे ही है जहां पर खंबे लगा दिए गए पर लाइटें नहीं पहुंची, और उसका कहीं कहीं लिस्टों में उसका नाम चढ़ा दिया गया पर आज तक वो रोड नहीं बन पाया। तो ऐसे कई सारे ग्रामीण इलाके हैं जिसके अंदर हम भरपूर तरीके से उसका वो करेंगे। और हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा क्या है कि जैसमन झील पड़ती है, तो वहां आसपास फलों का और सब्जियों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। उस फलों और सब्जियों का जो बेचना होता है वो उदयपुर मंडी जाती है। तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा, सलूंगर जिला बना है तो हमारे इलाके के अंदर ऐसी बड़ी सब्जी मंडी हो जिसके अंतर्गत हम उसको संचालित कर सके, और यहाँ पर किसान अगर एक टमाटर भी कमा रहा है तो उसको उचित रेट मिले इस सब्जी मंडी के अंदर, ये हमारा काम रहेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में हुआ, तो अभी ये भी कयास चला है कि वो विधानसभा चुनाव होने 84 करोड़ में, तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, एक सीट कांग्रेस को देगी, एक सीट को लड़ेगी। 84 की सीट को वो लड़ेंगे, सलूंगर कांग्रेस को दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसी कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर मीडिया कह रही है और बहुत सारे लोग कांग्रेस बीजेपी के कह भी रहे हैं कि उसके साथ मिल जाएगी। ऐसा हमारी जो पार्टी आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी के आला कमान जो नेता है वो ये तय करेंगे, उसके बाद की बात है। और यहाँ पर जैसे कहा गया है कि 84 के अंदर जो उपचुनाव है सलूंगर के अंदर भी है, तो अगर किसी प्रकार का गठबंधन होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता भारत आदिवासी पार्टी की ये रहेगी कि कैंडिडेट जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसकी कार्यकर्ताओं में पकड़ जिस तरीके से होनी चाहिए। आज अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कांग्रेस को गठबंधन कर दिया गया, कांग्रेस पहले से ही हार रही है, तो क्या निश्चित हो जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी इसको गठबंधन करके तो कैसे जीत जाएगी। इसीलिए ऐसे कई सारी चीजें हैं
जिनको लेकर के हम लोग किसी भी प्रकार से कांग्रेस से गठबंधन करने का मन नहीं रखते हैं। और अगर होता है आलाकमान के द्वारा तो यही प्राथमिकता है कि भारत आदिवासी पार्टी का भी कैंडिडेट रहेगा और उसके माध्यम से चुनाव होगा। अच्छा, मतलब कैंडिडेट बीजेपी का रहेगा, सिंबल पर भी कांग्रेस का मिलेगा? नहीं, वो सिंबल गठबंधन ऐसे ही करेंगे, हाँ, लड़ेंगे दोनों, लड़ेंगे। ये भी दोनों लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये गठबंधन जो आप कर दिया कांग्रेस से, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। आप तो कहते हैं कमल कांग्रेस जो है वो एक नागनाथ है, एक साथनाथ है, बिल्कुल। तो आप नागनाथ की गोद में जाके बैठे होंगे, साथनाथ की गोद। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि डूंगरपुर पासड़ा के अंदर जो गठबंधन हुआ, किसी भी पार्टी आलाकमान पार्टी के द्वारा, कांग्रेस ने हालांकि कहा होगा क्योंकि कांग्रेस का जनादेश और जनाधार धरातल खिसक रहा था, तो उनको लगा कि हमें सहयोग कर देने में ही पड़ेगा। पर कांग्रेस पार्टी ने वहां सहयोग किया होगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने सहयोग किया होगा, पर किसी भी प्रकार से अधिकारिक जो पोस्ट है, स्टेटमेंट है, उसके द्वारा कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है। क्योंकि पार्टी का एक उनका नेता चुनाव लड़ रहा है और इधर कांग्रेस के लिए हम आपको गठबंधन कर रहे हैं, प्रचार करने आया ना, तो प्रचार करने आए तो उनको लग रहा है कि हमारा धरातल बड़ा उधर देखा हमारा धरातल किसका हुआ है, तो उनको लग रहा है कि कहीं कहीं हम लोग खिसक रहे हैं। तो आने वाले समय आप ये तो मानते हैं कि कांग्रेस की गठबंधन की वजह से आपका कैंडिडेट दिल्ली पहुंच पाया? ये देखो एक अगर कांग्रेस लड़की तो आप नहीं जीत पाते, इसका फायदा बीजेपी को होता। ये तो उस समय का परिणाम भी बताता। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहेंगे। अच्छा, बीजेपी की पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, क्योंकि आप लोग एक जात की बात करते हैं, नया देश बनाने की बात करते हैं, इससे दूसरी जातियों के अंदर थोड़ा संशय है कि यार ये इस तरह से अगर करेंगे तो उत्पाद करेंगे तो हम कहाँ जाए, उसको लेकर के क्या कहते हैं? आपके सवाल के माध्यम से ही मैं जवाब देना चाहूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी समाज और क्षेत्र के लिए घातक है। अगर भारत आदिवासी पार्टी सबसे पहले अगर मानवता में विश्वास रखती है, जल जंगल जमीन की बात करती है, यहाँ के हक अधिकारों की बात करती है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को आगे लाने की बात करती है, भले वो शिक्षा के स्तर से हो या आर्थिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, तो क्या ये गलत है? मेरा ये कहना है, ये किस तरीके से गलत हो सकता है? भारत आदिवासी पार्टी और उसकी विचारधारा सबसे पहले मानवता में विश्वास रखती है। हमारे साथ में जो व्यक्ति जी रहा है, हम जियो और जीनो दो में विश्वास करते हैं। अगर एक जंगल कट रहा है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, अगर उसकी रक्षा करेंगे तो क्या उसकी ऑक्सीजन बाजारों को नहीं मिलेगी? क्या उसकी ऑक्सीजन जो है दूसरे समाज को नहीं मिलेगी? तो किस तरीके से समाज को भड़काने का या जातिवाद जैसी इशू का लेकर के किस तरीके से हो सकता है? ऐसा कभी भी भारत आदिवासी पार्टी की न तो पॉलिसी रही है, न विचारधारा रही है, न रहेगी। अच्छा, एक चीज जो देखने को मिलती है कि बीजेपी पार्टी जो है वो जब बीजेपी बनी 2018 में, तब से लेकर के 2024 के बीजेपी के जो नेताओं के स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस। पहले थोड़ा आक्रामक अंदाज, केवल आदिवासियों की बात, अब धीरे धीरे सबको लेके जाने की बात, ये रणनीति बदली है। दूसरा अभी एक चीज देखने में आ रही है कि मुस्लिम समाज बड़ा तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि उनका स्टैंड है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ उनको जाना है, तो वो जुड़ रहा है। तो आदिवासियों के बाद आदिवासियों की हित की जो बात थी, वो पार्टी बैक सीट चली गई, तब आपको केवल राजनीति करनी है, अपना कैंडिडेट जिताना है। सबसे पहले जो पार्टी थी पूर्व में, जो गुजरात से आई हुई थी, और उसके बाद में जो भारत आदिवासी पार्टी बनी, उसके जो जिस प्रावधान पे बनी है, जिस रूल और जिस विचारधारा पे बनी है, उसी पे कायम है। पर कहीं न कहीं पार्टी को पार्टी के नजरिए से कहीं कहीं वो एक सामाजिक विचारधारा चल रही होती है। जैसे बहुत सारे संगठन काम करते हैं, वो अंडरग्राउंड तरीके से पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे भी जो सामाजिक विंग है, जो विचारधारा है, वो पार्टी के साथ में है और पार्टी को पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए, जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो उसके अंदर सभी समाज को, सभी जाति समुदाय के लोगों को, सबको साथ में लेकर के और सबके हित में जो बात करनी होती है वो बात कर रहे हैं। उससे हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, जो जनरल समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो सारे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। क्योंकि पार्टी ये बता रही है धरातल पर कि कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से उनके आलाकमान के प्रति जवाब नहीं देती थी, पर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ का अगर एक जनरल व्यक्ति कह देगा कि हमारा ये काम करना है, तो फटाक से वो पार्टी वो निर्णय लेगी। तो उस पार्टी के ऊपर किसी का वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर अगर होना चाहिए उस प्रतिनिधित्व के ऊपर, तो सिर्फ जनता का होना चाहिए और जनता के अनुसार वो काम कर सकते। बीजेपी पार्टी में जैसे आप कहते हैं कि आलाकमान नहीं है, आपकी जनता बैठ के तय कर लेती है किसको टिकट देंगे, किसको देंगे, तो ये तो आपके मेन झगड़े का कारण बनता जा रहा है।
बीएपी में लड़ाई हो रही है, खबरें निकल के आ रही है उपचुनाव में कि मैं लड़ूंगा। जैसे 84 की सीट खाली होगी, अब कैंडिडेट को पता है कि ये तो लगभग श्योर शॉट है कि यहाँ से हमारा आदमी जीत ही जाएगा, तो वहां भी लड़ाई हो रही कि मैं बनूं विधायक, मैं बनूं। सबसे पहले कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले ये जो चीज है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी का जो नियम है, जो रूल है, उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज निकल के आती है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। अगर पार्टी का आला कमान और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर तय करके दे देंगे कि ये व्यक्ति ही चुनाव लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ तानाशाही होगी। ठीक है, और अभी जो हो रहा है, जिस तरीके से वहां खींचतान चल रहा है, चल सकता है, पार्टी है उसके अंदर चल सकता है कि अलग अलग लोग जिस तरीके से उम्मीदवारी जताई, तो एक सबका रूल रहता है कि आप लोग दावेदारी जता सकते हैं। जिसने भी जमीन स्तर पे कार्यकर्ताओं के अंदर, जनता के अंदर अच्छी पकड़ मजबूत बनाई होगी, तब जाकर के वो व्यक्ति अपने आप वोटों के माध्यम से चयन प्रणाली के द्वारा वो अपने आप प्रणाली ये रहेगी चयन प्रणाली। नाराजगी होगी उसको कैसे मैनेज करेंगे? नाराजगी जिस तरीके से आज, जैसे ये कह सकते हैं सोलंबर विधानसभा में 3 प्रत्याशियों ने दावेदारी जताई है, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि सीधी सी बात है, हम जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को मान रहे हैं। जिताऊ कैंडिडेट ढूंढेंगे और जिताऊ कैंडिडेट हो, जिसकी जमीनी स्तर मजबूत हो और जहां कार्यकर्ताओं में पकड़ हो और उसका चारों ओर से सब साथ में लेकर के चलने की जो मंशा हो, वो चीज को देखा जाएगा। और ये नहीं सोचना है कि हमें ही जगड़ करके खत्म हो जाना है। हमें ये भी देखना है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने हम लोग किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए। कटा साहब, बीजेपी पे ये आरोप भी लगता है कि आप तो कहते हैं हम गरीबों की पार्टी है, हमारे पास पैसा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी वाले को बड़ा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं। तो अब आपके भी चुनाव प्रचार को अगर देखें तो धनाधन प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 50-50 लाख की गाड़ियों के काफिले, तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? विपक्षी आरोप भी लगाते हैं कि आपको तो फंडिंग हो रही है कहीं से, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो कांग्रेस बीजेपी के चुनाव होते थे, उसके अंदर पार्टियां बड़े लेवल की थी, तो वो उनको चंदा देती थी, तो उनको भी ये लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी का भी कहीं से चंदा आता होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता खुद चाहती है। आज इतने समय से लाचार परेशान हो चुकी है, कभी बदल करके इनको, कभी बदल करके इनको, इन्होंने भला नहीं किया है, तो जनता ने खुद उसके अंदर से एक जिज्ञासा आई है कि हमें खुद चुनाव लड़ना चाहिए। उसके अंदर हमारा अच्छा नेतृत्व कौन कर सकता है, वो जनता ही तय करती है। और जनता के पास में ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, और ऐसा नहीं है संसाधन नहीं है, वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन है, और वो कहते हैं कि आप आइए और हम आपको सहयोग करेंगे और ये व्हीकल ले जाइए और प्रचार करिए। तो उसी तरीके से जो लाचार परेशान लोग हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो लोग व्हीकल के रूप में उनको सपोर्ट करते हैं, धन के रूप में उनको सपोर्ट करते हैं, उसके माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैदान में। अच्छा, एक बीजेपी के कैंडिडेट जीत गया, निर्दलीय विधायक जीत गया, तो अब आप कांग्रेस के साथ तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पिछले बीजेपी में भी आपके तो कैंडिडेट जीते, कांग्रेस के साथ समर्थन किया, लोकसभा में भी आपका समर्थन हुआ। इस बार अगर आप जीत गए या 3 विधायक जीत के पहले ही सदन में है, सरकार बीजेपी की जिसकी आइडियोलॉजी आपसे मैच नहीं करती, तो क्या निर्दलीय विधायक को सरकार के साथ रहने में ज्यादा फायदा है कि विरोध में रहने से ज्यादा फायदा? सबसे पहले हम सोलंबर विधानसभा उपचुनाव के अंदर विधायक बनकर के जाते हैं, तो जो हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसके आधार पे अगर हमारा कभी भी हमने ये देखा है कि कभी भी किसी को समर्थन दिया है, तो वो विशेष मुद्दों का होगा, न कि पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि अगर हम सरकार का हिस्सा रहते हैं, सदस्य बनते हैं विधानसभा के, तो हम पूरी तरीके से विपक्ष में रहेंगे, और विपक्ष में रहकर के जो कार्य करने का मजा है वो पार्टी में शामिल होगा। कटा साहब, आदिवासी लड़के लड़कियों के लिए आपके पास ऐसा क्या विजन है? कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि शिक्षा की कमी तो ओबियसली है आदिवासी समाज में, और मतलब इलाका ही पिछड़ा हुआ है, तो आपके पास ऐसा क्या विजन है कि खासकर आदिवासी युवा युवतियों के लिए आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि एजुकेशन के सेक्टर में आप हमको प्रोत्साहित करेंगे? ऐसा कुछ क्या प्लान है? जी, सबसे पहले जो इस क्षेत्र की जनता है, जिसके अंदर यूथ है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आज वो पढ़ाई लिखाई कर लेते, उसके बाद में उनका एक माइंड शेप नहीं हो पा रहा है, उनको रास्ता नहीं दिख पा रहा है, कि जिसकी वजह से वो लोग कभी इस भर्ती में कभी इस भर्ती में, उनको एक पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से तंगी, पैसों की तंगी, आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं और रोजगार करने चले जाते हैं। तो हमारे विधायक बनने के बाद में सबसे पहला जो काम होगा वो युवक युवतियों पे रहेगा, जो आज समाज के अंदर जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, जो आप देख रहे हैं, बाइक के बाद जिस तरीके से एक्सीडेंट वगैरह मामले होते हैं, तो एक शिक्षित अगर युवा होगा या युवती होगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होगी।
अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी होगी। जो भी आप गलत हरकतें हो रही है किसी भी तरीके से, तो उन चीजों के ऊपर हम प्रशासन का सहयोग लेकर के, हम समाज की जो विचारधारा का सहयोग लेकर के, समाज का सहयोग लेकर के उसके अंदर सुधार करने का वो करेंगे। और सबसे ज्यादा जो मोटिव बताएंगे, जैसे उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बड़े लोग जो अधिकारी बनेंगे, आज उनको किसी भी बुरी चीजों का संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अच्छी व्यवस्था पे हैं और अच्छे स्तर पे हैं, ताकि उनको दूसरी चीजों के अंदर अन्य मिल जाए। अच्छा, एक धर्म की बड़ी बात होती है राजनीति में, और आरोप लगता है कि बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है, तो अभी ये भी बड़ा मुद्दा गर्म है कि आदिवासी हिंदू है और आप लोग कहते हैं कि हिंदू नहीं है। कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की ज्यादा तरफदारी करती है। धर्म आपके लिए क्या है, क्या मानते हैं, धर्म क्या चीज है? बीजेपी जो है सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है। वो ये कह देती है कि राष्ट्र खतरे में है, हमारा क्षेत्र खतरे में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि खतरे में किस आधार से? अगर पार्टी हमारे इलाके के अंदर शिक्षा का स्तर, सामाजिक स्तर, अगर उसके अंदर अच्छा सा सुधार करे, तो किसी भी व्यक्ति को, मुझे नहीं लगता कि अगर एक बच्चा जो है समाज के अंदर पल बढ़ रहा है और वो पढ़ लिख करके एक IAS बन जाता है, तो क्या उस व्यक्ति को धर्म जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी? वो मानता है, आस्था रखता है, मानते हैं उन चीज को, क्या उसको जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको उसका जो धर्म है, उसकी सारी जो चीजें, उसका शिक्षा होना चाहिए। उसका जो कर्म है, सामाजिक स्तर को अच्छा सुधार करना है, वो उसका धर्म और कर्म होना चाहिए, तभी जाकर के हिंदू का केवल। आदिवासी हिंदू मानते हैं हम आदिवासी जो पहली बार ये जो धर्म बने, धर्म आए, उससे पहले आदिवासियों की उत्पत्ति मानी जा रही है। तो जब धर्म ही नहीं बना था, धर्म ही नहीं था, उससे पहले आदिवासियों की उत्पत्ति है। उस समय तो किसी का टैग नहीं लगा था कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, और ये इस तरीके से सारे लोग एक प्रकृति में थे, और प्रकृति ने तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। तो हम उससे किसी प्रकार का नहीं। अगर आदिवासी, जैसे आपकी पूजा पद्धति, जैसे आप गुरु गोविंद महाराज की पूजा पद्धति फॉलो करने के लिए आप लोग बोलते हैं, तो उनकी जो पूजा पद्धति है वो हिंदू की जो रीति रिवाज है उनसे मैच करती है आपकी है। वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी की जो विचारधारा की नशा नहीं करना, शिक्षा पे जोर देना, तो हिंदू धर्म में भी तो यही सारा प्रोविजन है। क्या दिक्कत है? आदिवासी में हिंदू धर्म भी रहे, कोई सारे लोग माने, तो क्या दिक्कत? आपके नेता कहते हैं कि सिंदूर नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, व्रत उपवास बंद कर दो, क्या दिक्कत क्या है? कोई माने तो माने, क्या फर्क? माने तो मान सकते हैं, मानते हैं चीज को, पर किसी को पाबंद तो नहीं किया जा सकता। आपके नेता कहते हैं कि सिंदूर नहीं लगाना, व्रत नहीं करना, उपवास नहीं करना, महादेव जी को जाके जल नहीं चढ़ाना, तो कोई अगर आदिवासी परिवार माने, कई परंपराओं से मान रहा है, तो क्या दिक्कत? सबसे पहले तो आदिवासी समाज को, जो जिसके अंदर जो उनकी खुद की जो परंपरा थी, आज उन परंपराओं को उनको जीवित करना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव आपने जो लड़ा था, 2023 का चुनाव लड़ा था, इस पे एक आरोप लगा था कि आप बीजेपी कहते थे कि ये तो कांग्रेस की बेटी है, कांग्रेस वाले कहते थे कि बीजेपी की बेटी है, पैसा लेकर के आप उनका वोट काटने के लिए आप लड़ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर हमारे पे बीजेपी का अगर कह करके एलिगेशन नहीं लगाएगी, तो कांग्रेस का धरातल खिसक जाएगा। बीजेपी अगर कहेगी कि ये तो कांग्रेस से ये कह करके अगर एलिगेशन आरोप नहीं लगाएगी, तो उनका धरातल, उन दोनों को अपने धरातल की खिसक जाने के डर था, जिसकी वजह से वो लोग ये कहते थे कि ये उसका बेटी में, ये उसकी बेटी में, और उनको लगा, आज तक वो लोग कंफ्यूज है कि हम लोग 3 सालों से, मतलब 15 साल हो गए, हम लोग 65,000 वोट ला रहे हैं। बीजेपी पिछली बार जो वोट लाई थी वो 87,000 लाई थी, और अब की बार 80,000 लाई है। बीजेपी खुद सोच रही है कि हमारे अंदर से 7,000 वोट माइनस हुए, पर कांग्रेस 65,000 पे गई। पर ये जो बाकी के जो वोट, मानते हैं यूथ के जो वोट है 10,000 15,000 हो सकते हैं, पर 51,000 वोट कहां से आ गए? तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से टूट करके ही आई है, और हम लोग अगर किसी से मिले हुए होते तो आज 51-52,000 पे नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये एलिगेशन लगाना सरासर झूठ है, और ये उनका राजनीतिक स्टैंड जरूर हो सकता है। अगर आप उपचुनाव को लेकर के एक मैसेज सलोवर की जनता को देना चाहें, क्या करें? मैं तमाम सरोवर विधानसभा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपके सामने, आपके साथ में, आपके साथ सहयोग और आपकी भावनाओं को लेकर के चलने वाले हम आपके बीच में आएंगे, और आपको आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं का सुनेंगे, और जिस तरीके से वोटों के माध्यम से उपचुनाव के अंदर आएंगे, और जीतने के बाद भी ये निश्चित है कि आप जिस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हमको बुलाएंगे, वहां उसकी समस्या का पूरी तरीके से
सुन करके और उसके निर्वहन करने का काम करेंगे। और आपका सहयोग और साथ मिलता है तो जो आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं किया वो हम जरूर करेंगे। तो आज की इस कारवा में हमारे साथ है सलूबर विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी रहे जितेश जी कटारा। और 2024 में उपचुनाव होना है, अभी तक टिकट किसी का फाइनल नहीं है, लेकिन हमने शुरुआत की है एक इंटरव्यू सीरीज की। अब हम धीरे धीरे आने वाले समय में तमाम सारी विधानसभा सीटों से मौजूदा विधायक और जो चुनाव हार चुके हैं उन विधायकों के इंटरव्यूज भी आपको करके दिखाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं आने वाले समय में कई सारे इंटरव्यूज, तो अभी चैनल को करिए सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़ जाइए। जितेश जी कटारा साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़े, हमारी शुभकामना जीते हैं, और जैसा आपने कहा है कहने में, ऐसे अगर आप जनता के लिए काम करें, इसकी हमारी शुभकामनाएं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। आपके चैनल को आपके माध्यम से धन्यवाद, आभार, मेरी तरफ से जोहार।